अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमने अभी तक टॉपिक्स कवर किए हैं जो क्लास में और आपकी लैब के अंदर भी। अगर उनमें से किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, सो दैट हम फिर आगे चलें। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ में तो मैं रिपीट कर देता हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस सर। थैंक यू बेटा शरिया। किसी का कोई क्वेश्चन का कन्फ्यूजन नहीं है? नो सर। सर अटेंडेंस किस तरह होंगे सर? अटेंडेंस के लिए मैं आपको बेटा क्विज असाइन करूंगा। आपने उसके ऊपर क्विज के ऊपर अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और सेक्शन लिख के मुझे रिटर्न करना है, ठीक है? मैं अभी आपको क्विज असाइन करूंगा लास्ट 10 मिनट्स में, तो उन 10 मिनट्स के अंदर आपको क्विज आ जाएगा। तो आपने उस क्विज के ऊपर सिर्फ नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेक्शन और अपना ग्रुप, सिर्फ ये लिखना है। सबसे पहले आप अपना नेम लिखेंगे, कॉमा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉमा सेक्शन एंड कॉमा के बाद आप अपना ग्रुप लिखेंगे, G1 या G2 जो भी है आपका, और आप उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है? आपके क्विज मेरे ओके पास आ जाएंगे तो मैं उन क्विज़ेस से फिर आपकी जो अटेंडेंस है वो मार्क कर दूँगा। ओके सर। ठीक हो गया सर। अच्छा, मैंने कल आपको एक असाइनमेंट असाइन की है, वो सबने चेक किया असाइनमेंट? यस सर, देखिए। गुड। मैं आपको वो असाइनमेंट शो कर देता हूँ और समझा भी देता हूँ। इस असाइनमेंट को आपने इसी तरह से करना है, ठीक है? यस सर। ये आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको 3 नेटवर्क दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर 6.48, ये आपको फिगर गिवन है 6.48 फिगर के लिए आपने करना क्या है, आपने इन तीनों जो सर्किट्स आपको गिवन है इसके लिए आपने एक्सप्रेशन लिखनी है जो टोटल रेजिस्टेंस की है। भी आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं गिवन, आप जस्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वाला आपके पास ये जो फिगर है, मैं पेन चूज कर लेता हूँ यहाँ से। ये जो फर्स्ट वाली फिगर आपको नजर आ रही है, फर्स्ट वन, इसमें आपके पास दो रजिस्टर हैं R2 एंड R3 पैरेलल, और फिर ये इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा R2 R3 का, वो R1 एंड R2 के साथ सीरीज में है, ठीक है? यस सर। गुड। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा RT का? मैं फर्स्ट वन का लिख देता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। जो फर्स्ट है इसका RT का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ तो इसका RT बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R1 एंड R4 सीरीज में, R1 R4 प्लस R2 और R3 का पैरेलल। R2 और R3 का पैरेलल हमने पढ़ा हुआ है, बराबर होता है R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3, ठीक है? आप यस सर। बाकी जो दो आपके पास ये हैं, इसकी एक्सप्रेशन भी आप इस तरह लिखेंगे। और आपसे क्विज में लेट्स सपोज अगर पूछा जाता है कि आप जो गिवन नेटवर्क है इसकी टोटल रेजिस्टेंस की एक्सप्रेशन आप लिख दें, तो आप एक्सप्रेशन इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है? ये एक्सप्रेशन है इसकी, RT इज इक्वल टू R1 प्लस R4 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। R2 और R3 पैरेलल में थे, तो इनके पैरेलल हमें पता है कि हम उसको निकाल सकते हैं डायरेक्टली बाय मल्टीप्लाइंग बोथ एंड डिवाइडेड बाय the sum of both R2 R3 divided by R2 plus R3। सिमिलरली आप इसके लिए जो नेटवर्क 2 है इसके लिए भी लिखेंगे, और जो नेटवर्क 3 आप इसके लिए भी एक्सप्रेशन लिखेंगे। ये चीज़ नोट डाउन करनी है कि आपको ये क्लियर हो कि कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। ठीक हो गया? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। जी जी। सर जो बी वाला है उसके अंदर सर R2 और R5 जो सीरीज में है और R4 सबके पैरेलल में आ जाएगी। नहीं, वो नहीं आएगी। ये आपकी असाइनमेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ आपको बता दिया लिखना है इस तरह से। R2 और R5 ठीक है सीरीज में है, लेकिन आप R4 को गलत यूज़ कर रहे हैं। सर R2 और R3 सर सीरीज में होके एक आ जाएंगी, मगर सर R4 तो पैरेलल में होगी ना उसके। नहीं,
चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, आपने इसको सॉल्व करना है। R2 और R5 सीरीज में है, राइट। यस सर। R6 और R4 पैरेलल में है। यस सर। यस इन सर। दोनों को मिला के एक ही रजिस्टर बनेगा। वो रजिस्टर R3 के साथ सीरीज में है। फिर ये जो लाइन बनेगी ये पूरी की पूरी लाइन R2 और R5 के पैरेलल में। ओके सर। ठीक है, इन दोनों को आप रिजॉल्व करेंगे 6 और 4 को, तो ये एक रजिस्टर बनेगा। जब ये एक बन जाएगा तो फिर वो R3 के साथ सीरीज में हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह R2 और R5 सीरीज में। तो आप R2 R5 सीरीज में सॉल्व करेंगे, R3 और इनका जो R डैश बनेगा R2 R6 और 4 का, इसको आप R3 के साथ सीरीज में सॉल्व करेंगे। फिर वो दोनों पैरेलल बनेंगे, दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो जो कॉम्बिनेशन आएगा वो R1 और R7 के सीरीज में होगा। ठीक है, यस ओके सर। सर। गुड। अच्छा, बी पार्ट है डिटरमिन द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क इन फिगर 6.48। ये आपको जो गिवन है, ये सर्किट गिवन है, इसकी जस्ट आपने एक्सप्रेशन लिखनी थी। ठीक है, आप इसको ड्रॉ करेंगे एज इट इज, और एक्सप्रेशन मैंने एक की बता दी है, बाकी दो की आप खुद लिखेंगे। ठीक हो गया? यस सर। गुड। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपके पास है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ हमने थ्योरी में स्टडी किया था, लैब में भी हमने स्टडी किया है कि अगर आपके पास कोई भी नोड हो तो किरचॉफ्स करंट लॉ एक्सप्लेन करता है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द नोड मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट्स लीविंग द नोड। आपको ये तीन लीविंग द नोड, आपको ये तीन नेटवर्क्स गिवन है, कोई भी उसकी नेटवर्क का ये पोर्शन है। कुछ करंट्स आपको गिवन है और कुछ अननोन है। जो अननोन है वो आपने फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वन आपको बता देता हूँ, बाकी दो आप खुद सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन में अगर आप देखेंगे तो ये जो नोड 1 है, मैं इसको नोड 1 कहता हूँ, ये वाला पॉइंट है। नोड 1 के ऊपर 5 एम्पेयर एंटर हो रहा है, 2 एम्पेयर लीव कर रहा है। I1 आपके पास है, लीविंग है या एंटरिंग है, इसका कोई साइन नहीं गिवन, तो मैं इसको क्या चूज करूँ, लीविंग चूज करूँ या एंटरिंग चूज करूँ? लीविंग चूज करूंगा, क्योंकि ऐसे इसके इनपुट पर 5 एम्पेयर एंटर हो रहा है, 2 एम्पेयर लीव कर रहा है जो मुझे नजर आ रहा है। तो 5 एम्पेयर एंटर हुआ तो 5 एम्पेयर ही लीव करना चाहिए, तो 2 एम्पेयर तो आपको नजर आ रहा है लीव करता हुआ। I1 आपको नहीं नजर आ रहा जो उसने नहीं दिया हुआ, तो I1 एक्चुअली लीविंग है और इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 एम्पेयर। ठीक है, गुड। अच्छा, नेक्स्ट नोड पे आ जाए। ये आपके पास सेकंड नोड है। सेकंड नोड के ऊपर आप देखें तो 3 एम्पेयर एंटर हो रहा है और 4 एम्पेयर लीव कर रहा है। R2 आपको नहीं गिवन, R2 लीविंग होगा या एंटरिंग होगा? लीविंग होगा सर। एंटरिंग होगा सर। एंटरिंग होगा, गुड। R2 एंटरिंग होगा क्योंकि लीव करने वाला करंट जो है वो 4 एम्पेयर है। यस सर, ज्यादा है। हाँ, एंटर होने वाला करंट आपके पास 3 एम्पेयर है, तो 3 एम्पेयर इज इक्वल टू 4 एम्पेयर, ये हो नहीं सकता है। तो 3 एम्पेयर प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू 4 एम्पेयर, तो I2 जो है वो एंटरिंग होगा, 1 एम्पीयर हो जाएगा। एग्जैक्टली एंटरिंग होगा और इसकी वैल्यू होगी 1 एम्पेयर। 1 एम्पीयर। ठीक है, गुड। सेकंड और थर्ड को आप खुद इस तरह देख के सॉल्व करेंगे और आपने इसको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके असाइनमेंट में नीट एंड क्लीन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये तीन नेटवर्क गिवन थे और आपसे ये पूछा गया है फाइंड ईच ऑफ द अननोन करंट इन द नेटवर्क ऑफ फिगर 654। अगेन यहाँ पर आपने यही चेक करना है, करंट आपने फाइंड आउट करने हैं। तो इधर कोई भी मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं है, किस जगह पर अगर मैथमेटिकल एनालिसिस आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये करंट्स की वैल्यू आपको गिवन है, आप KCL की इक्वेशन भी लिखेंगे नोड 1 के ऊपर, नोड 2 के ऊपर, नोड 3 के ऊपर, नोड 4 के ऊपर। पहला जो नेटवर्क है इसमें 4 नोड्स हैं, तो चारों नोड्स की इक्वेशन आएंगी, जो भी अननोन करंट्स हैं वो आप फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास I1 अननोन है, यहाँ पर I3 अननोन है, यहाँ पर I4 अननोन है, यहाँ पर I2 अननोन है। तो आपने सिंपली चारों नोड्स की इक्वेशन लिखनी है, जो भी करंट्स अननोन है वो आपने फाइंड आउट करने हैं। इन तीनों नेटवर्क्स में भी आपने एक्चुअली KCL ही लगाना है तमाम नोड्स के ऊपर। जिस नोड के ऊपर भी KCL लगाएंगे आप, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कितने करंट्स एंटरिंग है और कितने लीविंग है। तो जो गिवन है उनकी वैल्यू पुट कर दें, जो नहीं आपके पास नहीं गिवन I1 I2 की फॉर्म में, वो आपको मिल जाए। ठीक है, ओके सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास एनालिसिस ऑफ पैरेलल सर्किट्स। ये कल वाली लैब में भी हमने परफॉर्म किया था, थियोरेटिकली भी हम इसको कर चुके हैं। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सॉल्व आप करेंगे। सबसे पहला आपके पास जो पार्ट है, पार्ट ए, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। आपने सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। सारे आपके पास पैरेलल में है तो सिंपली आप पैरेलल में रिजॉल्व कर लेंगे।
सॉल्व द करंट आई थ्रू द वोल्टेज सोर्स। आई एक्चुअली टोटल करंट है, ये आपसे ये वाला करंट पूछ रहा है कि आप आई बता दें, तो आई इस सर्किट का टोटल करंट बनता है। तो हमने टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, आप उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकली। फाइंड ऑल द अननोन करंट्स इन दी सर्किट। आपके पास सर्किट में अननोन करंट्स हैं, वो आपने फाइंड करने हैं। I1 अननोन है, I2 अननोन है, I3 अननोन है। ठीक है, करंट डिवाइडर रूल हमने पढ़ा हुआ है, तो आप बड़ी इजीली करंट डिवाइडर यूज करके इससे I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। I4 भी आपके पास अननोन है जो आपने फाइंड करना है। I4 कैसे फाइंड आउट होगा? कोई बताएगा ये I4 कैसे आएगा? सर I1 वो I जो है एंटरिंग हो रहा है और I1 और I4 आउट हो रहे हैं, तो लीव हो रहे हैं। गुड बेटा। I1 आपके पास जो I है वो टोटल करंट है, वो एंटर हो रहा है और दो करंट लीव कर रहे हैं। एक आपको नॉन है जो आप खुद फाइंड करेंगे थ्योरेटिकली, दूसरा आपको KCL की इक्वेशन से मिल जाएगा। ठीक है, जो सी पार्ट है, वेरीफाई किरचॉफ्स करंट लॉ एट ईच नोड। आपने हर नोड के ऊपर किरचॉफ्स करंट लॉ को वेरीफाई करना है। तो आपके पास ये फर्स्ट नोड बनती है, आप इसके ऊपर भी वेरीफाई करेंगे, सेकंड नोड बनती है उसके भी ऊपर आप वेरीफाई करेंगे। दो ही नोड्स हैं इस सर्किट में, तो आप दोनों नोड्स के ऊपर वेरीफाई करेंगे जो किरचॉफ्स करंट लॉ है। ठीक है, थर्ड आपके पास ये है ग्राउंड नोड। तो ग्राउंड नोड के ऊपर अगर मैं देखूँ तो जो किरचॉफ्स करंट लॉ है वो कैसे अप्लाई होगा? I1 एंटरिंग है, I2 एंटरिंग है, I3 एंटरिंग है, और यहाँ पर एक करंट है जो लीविंग है, इसने शो नहीं किया हुआ, तो ये इसके बराबर आना चाहिए। ये कौन सा करंट होगा? ये वही टोटल करंट होगा जो ऊपर आपने फाइंड किया हुआ आई। ठीक है, तीन नोड बन जाएंगी आपकी। फर्स्ट नोड ये है, सेकंड नोड आपके पास ये है, थर्ड नोड आपके पास ये है। ठीक है, तीनों नोड की कैसे इक्वेशन लिखेंगे आप किरचॉफ्स करंट लॉ की, और आप वेरीफाई करेंगे कि एंटरिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू लीविंग करंट। लास्ट पार्ट जो है वो डी पार्ट है, डिटरमिन द पावर डिसिपेटेड बाय ईच रेजिस्टर, वेरीफाई द टोटल पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर इज इक्वल टू द पावर डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स। ये भी हम थ्योरेटिकली कर चुके हैं। आपने इंडिविजुअली तमाम पावर्स निकालनी है ब्रांचेस की, रेजिस्टर्स की, और हमने ये पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर, पावर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो आप ये चेक करेंगे कि सोर्स से जो पावर डिलीवर हो रही है सर्किट को, रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पावर डिसिपेट हो रही है वो उसके बराबर आनी चाहिए। ठीक है, इसके ये चार पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, ये आपने रिजॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा टेढ़ा करके ड्रॉ किया हुआ आपकी बुक ने। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपकी बुक से हैं, रॉबिन एंड मेयर की बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अपनी बुक आपने लाजमी चेक करनी है जो आपकी असाइंड बुक है। तो आप उस बुक में से क्वेश्चन करेंगे, आपके जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने आपसे पूछा है फाइंड द करंट I1, I2, I3, I4 एंड I5। I1 कौन सा करंट है? जो इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, ये वाला। I2 ये वाला करंट है जो इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है। I3 ये है आपके पास, I4 ये है आपके पास, और I5 ये है आपके पास। ब्लू एरोस से उसने आपको शो किए हुए हैं करंट्स, ये आपने फाइंड आउट करने हैं। कोई मुझे बताएगा I1 कैसे फाइंड हो सकता है? सर पहले हम लोग वी सर ये जो R8 है इसको फाइंड करेंगे और R2 को फाइंड करेंगे। इससे सर जो हमारे पास करंट जो लीविंग होगा और बाकी जो बचेगा वो हमारे पास I1 हो जाएगा सर। नहीं, इससे भी आसान तरीका है, कोई और बताएगा I1 कैसे फाइंड हो सकता है? सर 120 डिवाइड बाय 40 हो जाएगा, 120 वोल्ट डिवाइड बाय 40 ohms। थैंक यू बेटा। आपके पास ये जो 40 ओम है ये 120 वोल्ट के पैरेलल में है, तो 120 वोल्ट्स इस रजिस्टर के क्रॉस मौजूद होंगे जो आपका 40 ओम का रजिस्टर है, क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट वोल्टेज सोर्स का और इस रजिस्टर का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, तो 120 वोल्ट एक्चुअली पैरेलल है 40 ओम के। तो 120 वोल्ट 40 ओम के क्रॉस से पेयर हो रहे होंगे, 120 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो आपको I1 मिल जाएगा। ठीक हो गया? अब आप इसको देखें जो आपका I5 है, I5 कैसे मिलेगा आपको? सर पहले रजिस्टर्स को सॉल्व करेंगे, R8 और R9 को सीरीज में, पैरेलल में। पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज में है।
ठीक है। I5 एक्चुअली आप जो निकालेंगे वो डायरेक्ट निकल सकता है किसी तरह से? सर वही सर करंट लॉ लगाएंगे, करंट डिवाइडर लॉ। सीरीज में करंट डिवाइडर नहीं लगता। सर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस को ऐड करके तो 120 से यस सर। मतलब डिवाइड करेंगे। एग्जैक्टली ये जो 120 का जो करंट आ रहा है वो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये 120 वोल्ट इन तीनों रेजिस्टर के पैरेलल में मौजूद है। तो इन तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 120 वोल्ट है। तीनों की रेजिस्टेंस को आप ऐड कर दें, 120 वोल्ट को तीनों की रेजिस्टेंस पर डिवाइड करेंगे तो आपको करंट मिल जाएगा, और वही करंट I5 होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज कम्बिनेशन इस सीरीज को अप्लाई हो रहा है, तो मैं वोल्टेज डिवाइडर से इसकी वोल्टेज निकाल सकता हूँ। इस रेजिस्टर की वोल्टेज आ जाएगी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं I=V/R से। ये 120 वोल्ट इस सीरीज कॉम्बिनेशन को अप्लाई हो रहा है, ये वाला जो सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हम वोल्टेज डिवाइडर से इन तीनों का वोल्टेज निकाल सकते हैं। इस वक्त आपका कंसर्न सिर्फ I5 है, तो I5 इन तीनों में से किसी भी रेजिस्टर का करंट है, क्योंकि ये सारे सीरीज में। आप किसी भी एक रेजिस्टर के ऊपर वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे, सप्लाइड वोल्टेज Vs जो है वो आपके पास 20 वोल्ट होगा, तो आपको उस रेजिस्टर की करंट मिल जाएगी। और ये वही करंट है जो I10 में भी R8 में फ्लो कर रही होगी, R9 में फ्लो कर रही होगी और R5 में फ्लो कर रही होगी। तो हमें I5 चाहिए था, तो हम R5 का वोल्टेज डिवाइडर लिख लेते हैं। वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट रेजिस्टेंस करेंगे तो हमें उसका करंट मिल जाएगा। ठीक है। ओके सर। अब आपके पास रह गया है I4, I2 एंड I3। ठीक है। I2 कोई बता सकता है मुझे कैसे आएगा? सर I t - I1 होगा। सिर्फ I1 ही होगा? I5 भी। I5 भी होगा, वेरी गुड। I1 आप निकाल चुके हैं, I5 आप निकाल चुके हैं। सर्किट से टोटल आने वाला जो करंट है, सप्लाई से जो टोटल करंट सर्किट को सप्लाई हो रहा है वो IT है। IT में से I5 यहाँ फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में, और I1 आपने निकाल लिए जो इस ब्रांच में है वो फ्लो कर रहा है। बाकी क्या बच गया? I2 बच गया। इस नोड के ऊपर एंटर होने वाला, इस नोड C के ऊपर एंटर होने वाला करंट IT है, और लीविंग करंट आपके पास है I5 एंड I1। तो टोटल करंट आपको पता है, तो आप I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। यस सर। ठीक हो गया, गुड। अच्छा, जब आपके पास I2 आ जाएगा तो I3 और I4 कोई बताएगा कैसे आएगा? सर सेम होगा इस तरह ही। नहीं, अभी आपके पास I2 है ना, तो I3 और I4 कैसे आएगा? सर वो I2 = सर I3 + सर I4 हो I2 में जाएगा। से I3 माइनस कर देंगे तो I3 मान लीजिए। निकालोगे कैसे? सर I2 निकला हुआ ना सर, उसको इक्वल करेंगे I3 + I4 के, सर वहां से फिर निकाल लेंगे। तो I3 और I4 दोनों अननोन है ना, तो I2 = I3 + I4 ही होगा। लेकिन I3 और I4 दोनों अननोन है, तो आप कैसे निकालोगे I3 या I4? सर करंट डिवाइडर तो रूल से फिर I3 निकाल सकते हैं ना। जी बेटा, गुड। करंट डिवाइडर रूल लगेगा। ठीक है। यहाँ पर आपको पता है कि I2 एंटर हो रहा है, ये I2 इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, इस ब्रांच में भी डिवाइड हो रहा है और इस ब्रांच में भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो करंट डिवाइडर रूल लगेगा। लेट्स सपोज I2 की वैल्यू हम सपोज करते हैं 10 एम्पेयर थी, तो 10 एम्पेयर डिवाइड हो रहा है R3 में भी, और 10 एम्पेयर डिवाइड हो रहा है इस पूरी ब्रांच में भी। तो यहाँ वाला जो करंट डिवाइडर लगेगा, इसमें ये तीनों ऐड हो रहे होंगे। ठीक है। इस पूरी ब्रांच की में जो करंट आ रहा है वो I4 है। तो I4 के लिए जो आप रेजिस्टेंस यूज करेंगे वो होगी 15 ओम + 5 ओम + 20 ओम। इस पूरी ब्रांच में जो करंट एंटर हो रहा है वो आपके पास I4 है। इस ब्रांच में जो एंटर हो रहा है इसमें I3 है। तो I3 के लिए सिर्फ 10 ओम है, तो हम करंट डिवाइडर यूज कर सकते हैं। I2 की वैल्यू आपको नॉन होगी, तो आप करंट डिवाइडर से I3 भी निकाल सकते हो, I4 भी निकाल सकते हो। I3 में तो एक ही रजिस्टर है, जिस तरह आपने थ्योरेटिकली पढ़ा हुआ है। I4 जो है उसमें 3 रजिस्टर हैं, ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये करंट पूरी ब्रांच पे डिवाइड हो रहा है, इस पूरी ब्रांच पे। तो आप इस पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस लेंगे, तो पूरी ब्रांच की रेजिस्टेंस क्या है? तीनों सीरीज में है, तो ऐड हो जाएंगे 15 ओम + 5 ओम + 20 ओम। ठीक है। यस सर। यस सर। गुड हो गया।
फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा, करंट्स आपके पास आ जाएंगे। सेकंड पार्ट है सॉल्व फॉर द वोल्टेज VAB एंड VBC। VAB वोल्टेज कौन सा है? जो पॉइंट ए और बी के दरमियान होगा। इसने पॉइंट मार्क किए हुए हैं। एक पॉइंट आपके पास ये है पॉइंट ए, और एक पॉइंट आपके पास ये है पॉइंट बी। आपने पॉइंट ए और बी के दरमियान जो वोल्टेज है वो फाइंड आउट करना है। सर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के। वोल्टेज डिवाइडर से नहीं आएगा, आपके पास जो करंट्स आए हैं उन्हीं से आपको वोल्टेजेस मिलेंगे, तो आपने वो वोल्टेजेस फाइंड करने हैं जो इन दोनों के दरमियान हो। ठीक है। सिमिलरली पॉइंट बी और सी आपके पास है, आप पॉइंट बी और सी मार्क कर दें। ये आपके पास सी पॉइंट है और ये आपके पास बी पॉइंट है। पॉइंट बी सर आप ये किसी पेज पे करके नहीं दिखा सकते? बेटा ये आपकी असाइनमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने खुद करना। थ्योरेटिकली आप ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ भी आप पढ़ चुके हैं, वोल्टेज डिवाइडर भी आप पढ़ चुके हैं, करंट डिवाइडर भी आप पढ़ चुके हैं, वो अब आपने खुद अप्लाई करने हैं। तो उसका कोई वीडियो लेक्चर आपके पास पड़ा हुआ जो आपने पीछे लेक्चर्स बनाए हैं? मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने लेक्चर नहीं लिए। नहीं बेटा, मेरे पास कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं पड़ा हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती है, कोई मसला है, तो आप बेशक मेरे पास आ सकते हो। मैं आज सारा दिन फ्री हूँ, तो आप किसी वक्त भी आ जाए मेरे पास, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूँ। सर मैं घर पे हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, कॉलर बोन टूटी हुई है। अच्छा बेटा, तो फिर प्रीवियस लेक्चर आप अपने किसी दोस्त वगैरह से ले लें जिसके पास भी पढ़े, क्योंकि हमने थ्योरेटिकली सारा कुछ बोर्ड के ऊपर किया है। हमारे पास कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं सिर्फ उनके लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, जिस तरह आज का लेक्चर है, तो ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। इससे पहले कोई भी लेक्चर हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। आप किसी भी दोस्त से नोट्स ले लें, उनको डिस्कस कर लें, नहीं तो आप जब भी यूनिवर्सिटी आएंगे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो या मुझे मिल सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। या आप किसी वक्त टाइम निकालें, सेपरेटली टाइम निकाल के मुझे आप कॉल करें, तो मैं आपको इस तरह से वीडियो के ऊपर आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी आपकी कंफ्यूजन। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर एक ही लेक्चर आपने पढ़ाया है ना? नहीं बेटा, 6 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। आपकी 3 वीक्स की क्लासें हो चुकी हैं, 3 वीक्स में हमने 6 लेक्चर्स दिए हैं। आज आपका 7th लेक्चर है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये आईटी एक बार दोबारा समझा दे, वो शॉर्टकट मेथड आपने बताया सर कि 40 पे डिवाइड करते हैं सर, ये क्यों किया था आपने सर? बेटा मैंने बताया कि वो पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होती है, तो 120 वोल्ट ही R1 के क्रॉस से पेयर हो रहा होगा। तो सर अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो R9 R5 और ये सर ये ऊपर दूसरा जो रजिस्टर है, ये सारे आपस में सीरीज में इनको पहले ऐड कर लें, तो ये भी फिर ये पैरेलल में हो जाएगा, फिर इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपकी असाइनमेंट है, आप इसको जिस तरह आपको समझ आता है आप बेशक उस तरह से कर लें। मैंने आपको एक मेथड बता दिया, इस तरह हो सकता है, इसके मल्टीपल मेथड्स हैं। आप ठीक हो गया सीरीज में उनको डिवाइड कर दें, ऐड करके टोटल से डिवाइड कर दें, या वोल्टेज डिवाइडर लगा दें, जिस तरह आपको इजी लगता है आप उस तरह से करें। ठीक है, ओके सर, ठीक हो गया। गुड। लास्ट पार्ट इसका भी यही है, वेरीफाई द पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर्स। आपने अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर प्रूव करना है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है असाइनमेंट 1 के। लास्ट डेट इसकी मैंने आपको मेंशन की थी, क्या है डेट इसकी जो हमने उसमें असाइन की? संडे को। संडे को, ठीक है। आपके पास 3 डेज हैं, संडे को भी लास्ट रात 12 बजे तक टाइम है। आपके पास 4 डेज हैं, आप आराम से असाइनमेंट को नीट एंड क्लीन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। 10% आपके असाइनमेंट्स के नंबर हैं, तो ये आपकी एक असाइनमेंट तकरीबन 3.33% बनती है। सर ये गूगल पे अपलोड करनी है या फिर है हार्ड कॉपी में देनी है? नहीं, मैं अभी आपकी क्लास में मैंने आपको असाइन की हुई है, तो आप क्लास में ही इसकी PDF अपलोड करेंगे। जहाँ पर आपको असाइन हुई है आप उसी में टर्न इन करते हैं ना वापस, तो आपने इसको सॉल्व करके अपने मोबाइल से इसका PDF बनाना है और उस PDF को आपने दोबारा अपलोड करना है, टर्न इन करना है असाइनमेंट के अंदर ही। एक्सक्यूज मी सर, बात सुने। जी बेटा। सर 3 दिन तो बहुत कम है। किसके लिए 3 दिन कम है? असाइनमेंट के लिए सर। ये सर असाइनमेंट का एक्सप्लेन किया मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया असाइनमेंट। इसमें ये सिर्फ लास्ट क्वेश्चन जो है ये शायद आपके 15-20 मिनट लेगा। उससे पहले तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये तो 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, ये सारा हम कर चुके हैं। सर जी ट्यूसडे तक दे दें टाइम।
नहीं, ट्यूसडे तक टाइम नहीं है ना, क्योंकि हमने आगे जो टॉपिक स्टार्ट करने हैं उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, और ये असाइनमेंट आप खुद करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगले जो टॉपिक्स हैं, आप जिस तरह मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल में, ये जो क्वेश्चन है इसमें वोल्टेज करंट डिवाइडर कैसे लग रहा है, इसके बाद हम इन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे, हमने सिर्फ सर्किट देखना है और आप खुद उसको अप्लाई करेंगे। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप आगे चल नहीं सकते। चलिए सही है सर, फिर ये रिकॉर्डिंग जो है ना प्रोवाइड कर दीजिएगा। हाँ, ये रिकॉर्डिंग में अपलोड करूँगा। चलिए थैंक यू सर। ठीक है, आज का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाए। सर पावर के सर 3 फार्मूले हैं, तो सर उसमें सर डिसिपेटेड और वो कौन सा होता है सर? पावर के 3 फार्मूले नहीं है बेटा, पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर डिसिपेटेड होती है। पावर का एक फार्मूला है, P इज इक्वल टू IV। अगर आपको IV मिल गया, वोल्टेज और करंट मिल गया, तो आप उसका प्रोडक्ट ले सकते हैं, या आप पावर को V²/R यूज़ कर सकते हैं या I²R यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास दो वैल्यूज़ हैं P पावर के लिए, अगर करंट और रेजिस्टर है तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपके पास वोल्टेज रेजिस्टर मौजूद है तब भी सॉल्व कर सकते हैं, या आपके पास वोल्टेज और करंट मौजूद है आप तब भी सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी एक फार्मूला को आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास क्वांटिटीज मौजूद है आप उनको यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपने पावर कैलकुलेट करनी है, फार्मूला आप पे डिपेंड करता है, उसको 3 तरह से हम लिख सकते हैं, तो आपको जो भी इजी लगता है आप उस हिसाब से करें। इजी से मुराद ये है कि जो क्वांटिटी आपके पास होगी तो आप उससे निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास सिर्फ वोल्टेज भी हो, करंट मेरे पास ना हो, तो V²/R का फार्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास करंट हो, वोल्टेज ना हो, तो मैं I²R का फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। और किसी रजिस्टर पर हो सकता है आपके पास वोल्टेज और करंट दोनों मौजूद हो, तो आप P = IV का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिलेशन लिख देता हूँ। पावर के 3 रिलेशन हैं, P = आप IV कर सकते हैं, या आप V²/R लिख सकते हैं इसको, या आप इसको I²R से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपको वैल्यू आपके पास मौजूद हो आप उसको यूज़ करें। R तो आपके पास हमेशा ही होगा, आपको V या I में से कोई एक क्वांटिटी चाहिए, तो वो आप हर रजिस्टर पे निकाल ही रहे होते हैं, या आपको करंट पता होती है या आपको वोल्टेज पता होती है, तो फिर आप उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब आप इस पे आ जाए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं। हमने ये थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, शायद डिटेल में डिस्कस ना किया हो, तो मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। आपके पास अगर करंट सोर्सेज हों पैरेलल में और एक से ज़्यादा हों, ठीक है, करंट सोर्सेज इन पैरेलल, हम उसकी वो पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अगर आपके पास करंट सोर्सेज हैं और एक से ज़्यादा हैं पैरेलल में मौजूद, तो आप उसका सिंगल करंट सोर्स बना सकते हैं। सिंगल करंट सोर्स कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, 3 एम्पेयर का ये सोर्स है जो अपवर्ड फ्लो कर रहा है, 2 एम्पेयर का सोर्स है जो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, 6 एम्पेयर का सोर्स है जो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। तो इसका नेट सोर्स कितना बनेगा, कोई बता सकता है? 0 ही होगा सर। एक सोर्स बनाना हो तो मैं एक सोर्स क्या बनाऊंगा इसका? सर सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड क्यों करेंगे सर? 2 को माइनस करेंगे, 1 को प्लस करेंगे। सर नेट सोर्स तो सर 0 ही आना चाहिए ना फिर भी सर। अगर सबको सर जो अपवर्ड मूव कर रही है उनको ऐड करेंगे और जो बाकी हैं उनको माइनस करेंगे। हाँ जी, तो नेट सोर्स 0 तो नहीं आएगा ना। एग्जैक्टली आप इसके डायरेक्शंस देखेंगे, जो 3 एम्पेयर है वो अपवर्ड है, 2 एम्पेयर डाउनवर्ड है, 6 एम्पेयर डाउनवर्ड है। तो आप इसका एक सोर्स बनाएंगे, 3 एम्पेयर 6 और 2 में से माइनस हो जाएगा। 6 और 2 आपके पास हायर वैल्यू बनती है, दोनों डाउनवर्ड है, 6 और 2 ऐड हो जाएंगे, जिनकी सेम डायरेक्शन है वो ऐड हो जाएंगे, जिसकी दूसरी डायरेक्शन है वो माइनस हो जाएगा। तो आप चूज़ इस तरह से किया करें, जो बड़ी वैल्यू है उसकी डायरेक्शन को आप चूज़ करें। तो आपके पास 6 एम्पेयर भी डाउनवर्ड है, 2 एम्पेयर भी डाउनवर्ड है, 6 और 2 8 एम्पेयर का एक सोर्स बनेगा जो डाउनवर्ड होगा, 3 एम्पेयर का एक सोर्स है जो अपवर्ड है। तो हम 8 में से 3 माइनस कर देंगे, तो जो नेट सोर्स होगा वो 5 एम्पेयर का होगा और डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। ठीक है, गुड। अब आप इसको देखें, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, 2 एम्पेयर डाउनवर्ड था ये वाला, 6 एम्पेयर डाउनवर्ड था ये वाला, 3 एम्पेयर अपवर्ड था ये वाला, 6 and 2 8 -3, तो आपके पास 5 एम्पेयर का सोर्स बनेगा जो कि डाउनवर्ड होगा। तो अब आप सर्किट में सिर्फ एक ही सोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये सर्किट को शॉर्ट करने का तरीका है। समटाइम्स आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कंफ्यूज करने के लिए भी दिए जाते हैं। अगर कंफ्यूजन ना भी हो
तब भी सर्किट में ये पॉसिबल है कि 2-3 ब्रांचेज ऐसी हों जिनमें करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको अगर करंट सोर्सेज ब्रांचेज में गिवन हो तो आप उन करंट सोर्सेज को कंबाइन करके सिंगल सोर्स बना सकते हैं। तो उनको आप कंबाइन किस तरह से करेंगे, आप सिंपली उनके डायरेक्शन देखेंगे कौन से किस डायरेक्शन में है, जो सेम डायरेक्शन में है वो ऐड हो जाएंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसके वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह रेजिस्टेंस भी सर सिंगल हो जाएगी? नहीं, रेजिस्टेंस सिंगल उसने निकाली है, रेजिस्टेंस ऐड नहीं होती। रेजिस्टेंस 6 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ये पैरेलल सॉल्व करके इसको सिंगल नहीं करेंगे? पैरेलल सॉल्व करके सिंगल करेंगे, क्योंकि हमने वी ए भी फाइंड करना था ना, ए और बी के दरमियान वोल्टेज फाइंड करना था हमने। तो हमने सिंगल सोर्स बना लिए रजिस्टर का, और हमें करंट का सिंगल सोर्स बना लिए। रजिस्टर भी हमें एक चाहिए क्योंकि तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल कम्बिनेशन का एक रजिस्टर आ जाएगा। तो हमें पता है अगर उसकी हमें वोल्टेज पता हो तो हमें तीनों की वोल्टेज पता चल सकती है। तो वी ए भी वोल्टेज एक्चुअली इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, ये 6 ओम भी इसके बीच में लगा हुआ है, 3 ओम भी लगा हुआ है, अगेन 6 ओम लगा हुआ है। तो 6, 3 एंड 6 पैरेलल में सॉल्व हो जाएंगे। वी करंट आपको पता चल गया सिंगल सोर्स है, तो वो ये एक करंट है जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको शो कर देता हूँ, ये 5 एम्पेयर है, इनकी टोटल रेजिस्टेंस 1.5 ओम बनती है। तो यही 5 ओम है जो इस रजिस्टर में फ्लो कर रहा होगा। तो सिंपली V इज इक्वल टू IR से आप इसकी वोल्टेज बता देंगे। इसकी वोल्टेज कितनी बनती है, 7.5 वोल्ट। 1.5 इंटू 5, 7.5 वोल्ट। माइनस साइन क्यों आया है सर इसमें? सर ड्राइंग एक मिनट आता है उसके ऊपर। आपके पास वोल्टेज क्या बन जाएगा, V इक्वल्स टू IR, 5 एम्पेयर इंटू 1.5, 7.5 वोल्ट। आपको इसके साथ नेगेटिव साइन नजर आ रहा है। नेगेटिव साइन इसलिए नजर आ रहा है कि करंट बॉटम एंड पे एंटर हो रहा है और टॉप एंड से लीव कर रहा है। तो बॉटम एंड इसका पॉजिटिव है और टॉप एंड इसका नेगेटिव है। अगर आप VAB देखेंगे, VAB में आपको ये वाला पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव है। VAB से मुराद क्या है, पॉइंट A से B की तरफ। तो गिवन क्वेश्चन में A आपके पास हायर पोटेंशियल है, इसकी पोलैरिटी होनी चाहिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, जबकि जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसकी पोलैरिटी इसके अपोजिट है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, पोलैरिटी अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा होगा। ठीक है, अगर ये आपसे VBA पूछता, VBA, तो आपके पास ये आंसर पॉजिटिव B आता। VBA का मतलब क्या है कि जब आप मल्टीमीटर कनेक्ट करोगे तो मल्टीमीटर का प्लस आप B पे रखोगे और नेगेटिव आप A पे रखोगे। VBA का ये मतलब है। तो जब आप प्लस इधर रखोगे, नेगेटिव इधर रखोगे, तो मल्टीमीटर आपको क्या शो करेगा, पॉजिटिव आंसर शो करेगा। तो आंसर आपका पॉजिटिव होगा। अगर वो आपसे कहे कि VAB फाइंड करना है तो आपने पॉजिटिव A पे रखना है और नेगेटिव B पे रखना है। जब आप पॉजिटिव A पे रखोगे, नेगेटिव B पे रखोगे, तो वो पोलैरिटी इस रजिस्टर की पोलैरिटी के अपोजिट हो जाती है, तो नेगेटिव साइन अपेयर होगा। मल्टीमीटर भी जब आप उल्टा कनेक्ट करते हैं लैब में, हमने देखा है, तो आप पॉइंट A और B के दरमियान A पॉजिटिव रखें और B नेगेटिव, तो आपको वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर आप उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दें, मल्टीमीटर आप उल्टा लगा दें, तो आपके पास नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो VAB फाइंड करना है। तो VAB एक्चुअली हम इस तरह से फाइंड करते हैं। ये एक्चुअली जो VAB के बने इसका फार्मूला है, VAB फार्मूले से फाइंड होता है, VA माइनस VB, इसका ये मतलब है VAB का। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली आपके पास जो करंट आ रहा है वो AB के अपोजिट आ रहा है। हालांकि ये करंट क्वेश्चन के मुताबिक A से B में एंटर होना चाहिए था, तो ये A से B में नहीं एंटर हो रहा बल्कि B से A में एंटर हो रहा है। करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, पोलैरिटी अपोजिट हो जाएगी, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, ये तो आपके पास करंट सोर्सेज हैं जो पैरेलल में हैं। अगर वोल्टेज सोर्सेज हों तो वो पैरेलल में हो तो उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? सर वो तो सेम रहेगा वोल्टेज पैरेलल में। वोल्टेज सेम रहेगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि पैरेलल में वोल्टेज सोर्सेज नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही वोल्टेज सोर्स है, उसकी वोल्टेज सेम है। तो जब आप डिफरेंट वोल्टेजेस के सोर्सेज पैरेलल में लगा देंगे तो उसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो वो बैटरीज एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फिर हम किस वक्त उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? सीरीज में, जब वो सीरीज में है। ठीक है, हम दो वोल्टेज सोर्सेज को, दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज को, जिस तरह हमने करंट सोर्सेज पैरेलल में कंबाइन किए हैं, सीरीज में हम वोल्टेज सोर्सेज कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आप थ्योरेटिकली लैब में जो चीज़ें करते रहे हो, करंट और वोल्टेजेस, ये सारे आपके बुक में नोटेशन मौजूद हैं, काइंडली बुक से गो थ्रू करें। ठीक है,
मैं आपको वोल्टेज सोर्स बता देता हूँ। अगर आपके पास मल्टीपल वोल्टेज सोर्सेज हों तो आप उनको कंबाइन करके सिंगल सोर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर इस बुक के अंदर सर वो जो आपने करंट डिवाइडर और वो वोल्टेज डिवाइडर है उसका फार्मूला और इसका फार्मूला अलग है। अलग नहीं है बेटा, जब आप उसको रिजॉल्व करेंगे तो फार्मूला सेम है। मैंने आपको कहा है कि जो प्रोकस की बुक है वो फार्मूला और प्रोकस कह रहा हूँ, फ्रैंको की बुक। फ्रैंको की बुक जो है वो करंट डिवाइडर का नोटेशन और यूज़ करती है। जो आपकी रॉबिन एंड मिलर की बुक है जिसको मैंने अभी खोला हुआ है, ये उसको फार्मूले को और तरह से लिखती है, लेकिन आप उन दोनों को रिजॉल्व करें तो फार्मूला सेम बनता है। ठीक है, ओके सर। सर बेस्ट कौन सी वाली है जो जिससे भी हम ज्यादा आपको नॉलेज आपको हासिल कर अंडरस्टैंडिंग, सकें? जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आप उसको यूज़ करें, इसलिए आपको दोनों बुक्स लिखवाई हुई हैं। जो सर वैसे आप कौन सी प्रेफर करेंगे? फ्रैंको की जो बुक है वो थोड़ी सी टफ है, उसमें आप चीज़ पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ नहीं आएगी। ये जो रॉबिन एंड मिलर की बुक है इसमें हर चीज़ बिल्कुल साफ और स्ट्रेट सिंपल रूल्स उसमें लिखी हुई है, सिंपल इंग्लिश में लिखी हुई है, तो आप इसको बड़े इजीली यूज़ कर सकते हैं। सर हम इंजीनियर बन रहे हैं, मुश्किलात से गुजरना चाहिए हमें, तो दूसरी बुक हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल करें, इसलिए तो कहा है आपको रेफरेंस के तौर पर वो दी हुई है। जिनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की शौक है, जिनको ये चाहिए कि मेरे कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो वो उसको भी यूज़ करें। इसके अलावा भी एक और बुक है सर्किट्स की, आप विलियम हायत की, विलियम हायत की बुक आप सर्च करें, वो बुक भी बहुत अच्छी है। आप उस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस तो आपको कंसेप्ट आ गया तो आप प्रैक्टिस किसी भी बुक से कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके सर, सही हो गया। गुड। अच्छा, जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वो वोल्टेजेस का था। हमने कहा है कि हम पैरेलल में करंट सोर्सेज को कंबाइन करके सिंगल सोर्स बना सकते हैं। सिमिलरली हम वोल्टेजेस में बहुत से वो कंबाइन करके सिंगल वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास सीरीज में वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं, 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 2 वोल्ट है। इनका जो कंबाइंड सोर्स बनता है वो एक ही बनेगा 15 वोल्ट का। ये इसने कैसे चूज़ किया है? ये एक्चुअली इसने पोलरिटीज़ देखी हैं। अगेन आप पोलरिटीज चेक करेंगे, पोलरिटी सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो रहे होंगे। नीचे वाली की पोलरिटी आप देखें, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, 6 वोल्ट भी ऊपर प्लस है नीचे माइनस, 3 वोल्ट भी ऊपर प्लस है नीचे माइनस, 2 वोल्ट भी ऊपर प्लस है नीचे माइनस। तो आपके पास जो पोलरिटीज हैं वो सेम बनती हैं, तो ये सारे आपस में ऐड होकर सिंगल सोर्स बनाएंगे। 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 4 15। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है, इसको आप देखें। यहाँ पर 2 वोल्ट की पोलरिटी प्लस माइनस है, इसके अलावा और किसी सोर्स की पोलरिटी प्लस माइनस है सेम। 4 वोल्ट लास्ट वन 4 वोल्ट जो सोर्स है इसकी पोलरिटी भी सेम है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 4 + 2 6 वोल्ट। सेंटर वाले दोनों को आप देखें तो उनकी पोलरिटी आपस में सेम है और E1 और E4 के अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 3 वोल्ट + 6 वोल्ट। 9 वोल्ट आपके पास जो है उसकी पोलरिटी डाउनवर्ड है, पॉजिटिव डाउनवर्ड है। 4 + 2 6 वोल्ट जो है उनकी पोलरिटी अपवर्ड है, तो नेट सोर्स है आपके पास क्या बनेगा? 9 वोल्ट का सोर्स बनेगा जो डाउनवर्ड होगा, 6 वोल्ट का सोर्स बनेगा जो अपवर्ड होगा। तो 9 में से 6 माइनस हो जाएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो 3 वोल्ट का सोर्स आएगा और 9 वोल्ट वाली पोलरिटी यूज होगी। 9 वोल्ट की पोलरिटी डाउनवर्ड थी, तो इसलिए जो आपका सोर्स बनेगा उसकी पोलरिटी भी डाउनवर्ड होगी, प्लस माइनस। ठीक है, ओके सर। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने सर्किट को थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया है, लेकिन इसके अंदर सोर्सेज हैं, तो हम इन सोर्सेज को कंबाइन कर सकते हैं। E1 है आपके पास 2 वोल्ट का, E2 है आपके पास 6 वोल्ट का, E3 है आपके पास 1 वोल्ट का। ये सारे ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? कोई एक मुझे बता दें, इसका जो नेट सोर्स बनेगा। E1 और E2 ऐड हो जाएंगे और E3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। E1 और E2 ऐड होंगे? नो सर, नो। सर E2 और E3 अलहदा ऐड होंगे और वो E2 में अलहदा मतलब के सब्ट्रैक्ट होंगे फिर। हाँ जी, E2 और E3 की पोलरिटी सेम है। जी सर। E2 और E3 इनकी पोलरिटी सेम है, ये ऐड होंगे। E1 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल सर। ठीक है, ये इसने थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया हुआ है, यहाँ से नीचे सी लगी है, यहाँ पर आपको ये क्लियर नजर आ जाएगा। E1 जो है अपवर्ड है, E2 डाउनवर्ड है, E3 डाउनवर्ड है। E2 और E3 ऐड होंगे, 6 + 1 7। E1 माइनस हो जाएगा -2 वोल्ट, तो आपके पास जो नेट पोलरिटी बनेगी वो 5 वोल्ट डाउनवर्ड के साथ बनेगी, क्योंकि 6 + 1 जो है 7 है, 7 की पोलरिटी डाउनवर्ड है। सर वोल्टेजेस को हम सिर्फ सीरीज में ऐड कर सकते हैं?
हाँ जी, वोल्टेजेस सिर्फ सीरीज में ऐड होंगे। सर ठीक ऐसी है, पॉसिबिलिटी है कि ये पैरेलल में भी ऐड मतलब कि हमें वो दिए जा सकते हैं, पैरेलल में हो सकती हैं ये, कोई इसकी पिक्चर वगैरह या कोई नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं, तो ये पॉसिबल ठीक ही है नहीं है सर। मैं 2 वोल्ट को पैरेलल लगा दूं 6 वोल्ट के और 6 वोल्ट को पैरेलल लगा दूं 1 वोल्ट के। अच्छा अगर अच्छा आप ऐसा ओके सर। करेंगे तो इसकी वजह से आपके जो बैटरी है, ये जो भी आपका सर्किट है, उसको आग लग जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। डिस्टर्ब होगा जी सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने कभी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हो, कभी गाड़ी की बैटरी जब डाउन हो जाती है, तो हम दूसरी बैटरी से कनेक्टिंग वायर्स लेके हम इस बैटरी को टच करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो वो विद इन सेकेंड करना होता है, जस्ट टच करके आपको गाड़ी स्टार्ट करनी होती है। लेकिन अगर आप उसको उसके साथ लगाए रखें तो क्या होगा आपको पता है? एक बैटरी है जो 12 वोल्ट के ऊपर है चार्ज है, दूसरी बैटरी है जो 0 वोल्ट के ऊपर है। जैसे ही आप उसको लगा के रखेंगे तो वो 0 से 1 वोल्ट पर होगा, तो 1 वोल्ट एक्चुअली 12 वोल्ट के पैरेलल में आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक बैटरी है जिसकी 1 वोल्ट है और दूसरी की 12 वोल्ट है, ये पैरेलल में लगे रह सकें। तो होगा क्या, वो सडनली शॉर्ट सर्किट होगा और आपकी गाड़ी की बैटरी जो है और उसका जो इंजन वगैरह है वो सारा का सारा खराब हो जाएगा, इवन कि आपको शॉक लग सकता है। इसलिए जब आप देखेंगे वो जंपर लेते हैं गाड़ी से, तो वो जस्ट उनको सिर्फ टच करके गाड़ी स्टार्ट करनी होती है और फ़ौरन हटा देते हैं। जी सर, ठीक ओके है, सर। जी इसलिए सर, ओके पैरेलल सर। में वोल्टेजेस कभी भी नहीं हो सकते, वोल्टेज सोर्सेज पैरेलल में कभी भी नहीं आ सकते। अगर आएंगे पैरेलल तो फिर वो सारे सेम ही होंगे। लेट्स सपोज अगर 2 वोल्ट का एक सोर्स है, मैं उसके पैरेलल में कोई और वोल्टेज सोर्स लगाता हूँ, तो जो कि इलॉजिक है, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 2 वोल्ट है तो वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन को मिल रहा होगा। तो आगे जाके अगर कहीं आप लगाना भी चाहते हैं, या सपोज आपको कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए लगा दिया जाता है, तो वो 2 वोल्ट का सोर्स ही होगा। अगर वो उसके अलावा कोई सोर्स है तो आप सिंपली उसके कमेंट नीचे उसके कमेंट कर देंगे कि सर ये जो पॉसिबल नहीं है। नेटवर्किंग है ये पॉसिबल नहीं। गुड, जी सर। ठीक हो गया। आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मैं आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन जो है क्रिएट करता हूँ। 1 मिनट, आप इस पे अपना नाम, मैं आपके लिए, जी बेटा। सर ये फ्रेंको का 110 नंबर पे एक प्रॉब्लम है सर, वो सॉल्व नहीं हो रहा सर। फ्रेंको के बुक में। मैंने शुरू में पूछा था आपसे कौन सा प्रॉब्लम है, अभी तो क्लास का टाइम खत्म हो गया। आप मुझे भेज दें या नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में आप बताइएगा, वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, या आप मुझे कांटेक्ट कर लें तो मैं आपको ये बता दूँगा। ठीक है सर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो वो पहले नोट करके रखा करें, सो दैट हम लेक्चर देने से पहले हम आपका वो कन्फ्यूजन जो है वो डिस्कस कर लें। ठीक है, ठीक है सर। ठीक हो गया। मैं अटेंडेंस का मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया है जो मैं अभी आपको असाइन कर रहा हूँ, अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसको एडिट करता हूँ। अनग्रेडेड ये क्वेश्चन है, आपने मुझे रिप्लाई में इसके सिर्फ नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेक्शन और अपना ग्रुप लिख के देना है। ठीक है, मैं इसकी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। आप सबसे जी सर। जी सर ये इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्लीज आप अपलोड कर दीजिएगा। आज इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड करूँ। नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सर सेक्शन और उसके बाद आप लिखेंगे ग्रुप। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये नेक्स्ट क्लास में कोई क्विज तो नहीं होगा? बेटा क्विज़ अनअनाउंस्ड होते हैं, हो सकता है कि हो जाए। ठीक है सर। ठीक है, अभी तक जो कॉन्सेप्ट्स आपने कवर किए हैं ये सारा आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे हम इनमें से कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। आपने सिंपली अप्लाई करते जाना है। जहाँ पर आपको लगता है वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई हो सकता है, आप वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करेंगे। जहाँ पर आपको लगता है करंट डिवाइडर अप्लाई हो सकता है, आप वहाँ पर करंट डिवाइडर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके सर। सर एक्सक्यूज मी। जी आज डेट क्या है? 25 सर। 25। मैं आपका ये जो क्विज है ये अपलोड कर देता हूँ। अभी आपका लास्ट टाइम क्या है? 10/10 है। यस सर ये बुक अपलोड कर देंगे? बेटा बुक आपको दी हुई है, आपने सीआर से कांटेक्ट करें, बुक आपको दी हुई है। ओके सर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है, ये आपको सबको ईमेल आ चुका होगा। आपने इस क्वेश्चन का मुझे रिटर्न करना है। 10:10 इसका लास्ट टाइम है, 5 मिनट्स है, तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। 136 लोग हैं, इनमें से सिर्फ ए और बी वाले जो हैं वो आंसर करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ ए और बी सेक्शन को पढ़ा रहा हूँ। सी और डी में से अगर किसी ने ये क्लास ज्वाइन कर ली है तो वो काइंडली लीव कर दें।
ठीक है, उनके असाइनमेंट में मार्क नहीं कर सकता। वो आप एहतिशाम साहब आपके सी और डी सेक्शन के टीचर हैं, वो आपकी क्लास लेदर से लेंगे, तो सी और डी वाले उन्हीं की क्लास अटेंड करेंगे और उन्हीं के पास अपनी अटेंडेंस लगवाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया सर? अभी जा सकते हैं? हाँ जी, आपकी क्लास एंड हो गई है। आप इस लिंक के ऊपर अटेंडेंस लगा दें। 10 तक आपका टाइम है, 5 मिनट्स है आपके पास। आपने जस्ट अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेक्शन और ग्रुप मुझे वापस करना है इस क्वेश्चन। ओके सर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा। सर एक्सक्यूज मी। जी बेटा। सर जो आप क्विज लेंगे अब तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी ना, तो सर आप प्लीज़ 1 घंटा पहले बता सकते हैं ताकि हम रेडी हो सकें क्विज के लिए। आपको क्लास से पहले बता दिया जाएगा, ठीक है? ओके सर। तो दैट आप अपना पेन, कॉपी वगैरह सब कुछ आप आपके पास रखें। सही है? ओके सर, थैंक्स। ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ये क्वेश्चन आपको मिल गया जो अटेंडेंस वाला है? सर बात यस सुने। सबमिट करवा दिए सर। ठीक हो गया सर, करवा दिया। ठीक है। ये शाम आपने मैसेज किया है, आप अपना लिंक चेक करें, आपको क्विज असाइन हो गया। बाकी लोगों ने भी करवा दिया, आपको भी असाइन हो गया। सर बात सुने कि वो मैं पीछे जो 6 लेक्चर्स की मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, तो उसको कैसे लीव लगवाऊं, क्या करूं उसका? बेटा ये आप अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें, क्योंकि मेरे पास तो आप क्लास में नहीं है, तो मेरे पास तो क्लास में आप एब्सेंट हैं। ये आप अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करें और HOD से आपका जेन्युइन इशू है, एक्सीडेंट हुआ है, तो आप अपने मेडिकल रिपोर्ट्स उनको साथ भेजें। उनसे कहेंगे मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर सका, उनकी तरफ से जो भी डिसीजन होगा वो हमें आ जाएगा। ठीक है? ओके सर। ठीक है। ये हिशाम कह रहे हैं कि मुझे अभी तक क्विज नहीं आया। बेटा अगर आपने ऑफिशियल उससे ज्वाइन किया हुआ है, ID से ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको क्विज आ चुका है। अगर आप ऑफिशियल ID के अलावा कोई ID यूज़ कर रहे हैं, हाईटेक यूनिवर्सिटी के अलावा कोई ID यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्विज नहीं आएगा। ठीक है, आप अपनी ID चेक करें। अटेंडेंस ये अभी आपकी सिर्फ ये मैंने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में आपने हम आपके अटेंडेंस किस तरह से ही मार्क करेंगे। ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, आज आपका टाइम टेबल आ जाएगा नेक्स्ट वीक का, तो उसके मुताबिक फिर आपकी नेक्स्ट क्लास हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। अब आपकी क्लास। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।